नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास है, यानी कि हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, उस पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं और हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसको जो है वह देख रहे हैं। आज से पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने 8 अध्याय को जो है वह देखा था, यानी कि 8वें अध्याय तक का जो हमारा क्लास था वो हो चुका है और आज हम जो है वो 9वें अध्याय के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, यानी कि अध्याय 9वें के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो हम 9वें अध्याय में देखेंगे कि हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका हमें नाम क्या देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है क्षेत्रीय संस्कृति। क्षेत्रीय संस्कृति यानी कि जो क्षेत्रीय संस्कृति रही है का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति का जो है वो निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृति जो था उसमें हमें किस प्रकार से इनके निर्माण के जो है वो कार्य देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमें क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृति जो है उसको कहते किसको है। हम थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृति जो है उसको कहते क्या है। सबसे हमें पहले जो देखने को मिलता है, तो जो क्षेत्रीय संस्कृति है इसका आधार यह होता है कि आप देखें किसी भी राज्य को जो है वो उसकी एक विशिष्ट जो है हमें संस्कृति देखने को मिलती है, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे उसका खान पान हो, चाहे वस्त्र आभूषण रहे हो, और चाहे उसके कह सकते हैं कि जो नृत्य हैं, कलाएं हैं, उनसे जो है वो हमेशा जो है वो भिन्न देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं भाषा के आधार पर जो है वो अन्य अन्य संस्कृतियों को जो है वो बांट सकते हैं, और कह सकते हैं उनकी कलाकृतियों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, जो वस्त्र पहनते हैं उनके आधार पे, खान पान के आधार पर जो है हम इनको जो है वह देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कई जो हमें इनके बारे में फेज देखने को मिलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि हम इन संस्कृतियों के बारे में जो है वो समझेंगे किस प्रकार से जो है वह इनका निर्माण हुआ, और इनमें से कुछ के जो है महत्वपूर्ण जो संस्कृतियां देखने को मिली है हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम उनके बारे में क्या क्या देखेंगे, उनमें क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमें क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय संस्कृति वह संस्कृति होती है जो आप देखेंगे भारत में किसी भी क्षेत्र में जो है वो उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। चाहे पहनावे को ले ले, अगर आप देखेंगे राजस्थान में आप उनके पहनावों को देखेंगे तो एक विशिष्ट हमें जो है वो पहनावों का जो है वो संकलन देखने को मिलता है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे हमें एक अलग पहनावे का जो है वह कसरत संस्कृति देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम खान पान के बारे में देखें तो आप देखेंगे बंगाल का जो हमें खान पान देखने को मिलता है वो हमें उत्तर भारत के खान पान से जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो भिन्न देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोगों की हमें कह सकते हैं कि कला आकृतियां देखने को मिलती हैं, तो आप देखेंगे जो उन्होंने निर्माण करे हैं कला आकृतियों का, उसमें भी हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। यह भी हमें कई जगहों पे भिन्न भिन्न जो है वह देखने को मिले हैं। तो उनके आधार पर जो है वह एक क्षेत्रीय संस्कृति का जो है वो हमें वर्णन जो है वो यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में। तो अब देखेंगे इसमें हमें जो पहला पॉइंट देखने को मिलता है, तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो चेर राजवंश है, चेर और मलयालम भाषा का हमें जो मिलाप देखने को मिलता है, तो थोड़ी सी हम चर्चा इसके ऊपर करेंगे कि चेर के बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है। चेर और मलयालम भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो चेर और मलयालम भाषा का विकास, भाषा का विकास, तो हम इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि हमें इनमें कौन से जो विकास है वह देखने को मिलते हैं। तो हम इनके विकास के बारे में थोड़ी सी जो है वह चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में सबसे प्राचीनतम बोली जाने वाली जो भाषा हमें देखने को मिलती है वो हमें तमिल देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दूं कि आगे चल करके आप देखेंगे कि जो है हमें जितने भी काव्य देखने को मिलते हैं, जितने भी महाग्रंथ देखने को मिलते हैं, वह हमें कह सकते हैं कि तमिल भाषा से जो है वो परिवर्तित होकर संस्कृत भाषा में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में सबसे प्राचीन भाषा जो है वह तमिल होने के बावजूद संस्कृत को जो है वह ज्यादा मान्यता दी जाने लगा, क्योंकि जो लोकमानस था जिसको लोगों ने अपनाया था वो हमें संस्कृत भाषा देखने को मिलता है। और आप देखेंगे इसी कारण जो है वह संस्कृत भाषा में हमें काफी सारे जो चीजें हैं वह देखने को मिलती है। तो हम इसके ऊपर जो है आगे चर्चा करेंगे। तो हम मलयालम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, चेर के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि जो चेर हमें राज्य देखने को मिलता है, आप देखेंगे इसके अंदर जो है एक हमें महोदयपुर नामक एक
कह सकते हैं कि जगह का नाम देखने को मिलता है, जो कि चेर राजवंश के अंदर अंतर्गत जो है वो आता था। ये दक्षिण पश्चिम भारत में जो है वो स्थित था, यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत में आप देखेंगे वहां पर ये हमें स्थित देखने को मिल जाता है। और आप देखेंगे इसको जो है वो केरल राज्य के अंतर्गत जो है रखा जाता है, यानी कि आप देखेंगे जो केरल है, आधुनिक केरल हमें देखने को मिलता है, यहीं पे जो है हमें चेर राजवंश का जो है वो प्रसार देखने को मिलता है कि चेर राजवंश जो था वो हमें यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ का जो हमें भाषा देखने को मिलता है, जो लोगों द्वारा बोली जाती थी वो भाषा जो है वो हमें मलयालम देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे जो मलयालम भाषा में देखने को मिलता है वो हमें यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली जो है वह भाषा देखने को मिलती है। यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है वो मलयालम भाषा का जो है इस्तेमाल सबसे पहले जो है वो किया जाता था। तो आप देखेंगे मलयालम के बारे में हम देखें कि चेर राजवंश में जो है हमें मलयालम जो है वो बोलने वाली की आमतौर पर बोले जाने वाली जो भाषा में देखने को मिलती है वो मलयालम देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन हमें होता हुआ इसमें देखने को मिला है कि कई जगहों पे हमें इनके बारे में कई सारे परिवर्तन जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें परिवर्तन का जो फेज देखने को मिलता है वह किस आधार पर देखने को मिलता है। आप देखेंगे जो मलयालम भाषा है वो हमें चेर राजवंश में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वो यह भाषा बोली जाती थी, और आप देखेंगे इसी भाषा के आधार पर जो है वो हमें इनकी लिपियां जो है हमें कई अभिलेख जो है वो खुदे हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आगे चल करके जो है वो हमें यहाँ पर जो है वह कह सकते हैं कि यहाँ पे संस्कृत भाषा का जो है वो हमें प्रचलन देखने को मिलता है। आज हमें जितने भी काव्य देखने को मिलते हैं जो दक्षिण भारत के हमें देखने को मिलते हैं उसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो है वह हमें संस्कृत भाषा से ही देखने को मिलते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में जो है उनका निर्माण किया गया है, उनका संकलन किया गया है और उनका जो है अनुवाद किया गया है। तो हमें इस प्रकार से इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। तो मैंने एक प्रारंभिक जो चेर राजवंश था उसके बारे में बताया कि चेर राजवंश जो है वो केरल राज्य में, आधुनिक भारत के केरल राज्य में जो है वह स्थापित हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि जो लोकमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उसको जो है वो मलयालम के नाम से जो है वह जाना जाता है। आप देखेंगे चेर राजवंश के अंदर जो है जो चेर राज्य है उसके अंतर्गत जो है वो हमें एक जो है कह सकते हैं कि एक हमें नगर का जो है वह नाम देखने को मिलता है जिसका नाम था महादेवपुर, यानी कि जो नाम महादेवपुर हमें देखने को मिलता है इसमें हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो हम इनके बारे में जो है वह देखते हुए पढ़ेंगे। आप देखेंगे संस्कृत भाषा में जितने भी हमें इनके ग्रंथ देखने को मिलते हैं तो हम उनके बारे में जो है चर्चा कर चुके हैं कि जो हमें संस्कृत के ग्रंथ देखने को मिलते हैं हमने उनके ऊपर जो है वह चर्चा करी। अब हम देखेंगे कि जो शासक थे उनका जो धार्मिक हमें परंपरा में जो है वो हस्तक्षेप था वो किस प्रकार से था। तो हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो धार्मिक परंपराएं रही शासकों द्वारा, तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर जो धार्मिक परंपरा है, जो शासकों द्वारा जो धार्मिक परंपरा है हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। शासक और धार्मिक परंपरा। धार्मिक शासक और धार्मिक परंपरा जो है जो इन्होंने चलाए परंपरा में, तो आप देखेंगे इसमें जो है हमें पहली परंपरा जो है वह देखने को मिलती है वह है, आपको बता दूं, वो हमें कह सकते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो है वो मंदिर देखने को मिलता है। तो जगन्नाथ संप्रदाय है तो हम उसके बारे में जो है वह चर्चा करेंगे। जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो धार्मिक में परंपराएं देखने को मिलती है इसमें हमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलते हैं, तो हम धार्मिक परंपराओं के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या क्या विशेषताएं जो है वह देखने को मिली। तो धार्मिक परंपराएं किस प्रकार से रही हैं, उनमें हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिली है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो शासक वर्ग है वो इसको जो है किस प्रकार से जो है परिवर्तित करता है, यानी कि किस प्रकार से उसको उसमें प्रयत्नशील होता है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जगन्नाथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो बता दूं आपको कि जगन्नाथ जो हमें मंदिर देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो हमारे चित्र हैं उनको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो आज के हमें कह सकते हैं कि छवियां जो है वो देखने को मिलती है, तो थोड़ी सी चर्चा हम उनके ऊपर जो है वह करेंगे। एक जो है तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें सामने हमारे जो लिपि देखने को मिल रही है ये हमें मलयालम लिपि जो है वह देखने को मिलती है, जो कि पांडु लिपि पे जो पांडु उस पर जो है वह लिखी गई है। यह हमें जो है वो जगन्नाथ मंदिर का जो है एक चित्र जो है वह देखने को मिलता है, जो कि जगन्नाथ संप्रदाय द्वारा इसको जो है वो बनाया गया है। आप देखेंगे जगन्नाथ का जो हमें मंदिर देखने को मिलता है उसका हमें जो है वो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें जो पहली जो है वो कह सकते हैं कि
जो कथक नृत्य हमें देखने को मिलता है, उसको जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो संरक्षण दिया था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किन किन जगहों पे जो हमें संस्कृतियां हैं, किन किन प्रकार की, तो हम उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं किन किन जगहों पे कौन कौन सी संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है। हम देखेंगे कि मंदिरों पर जो है वो कथक नृत्य के जो है वो कह सकते हैं कि जो भाव भंगिमा है वो बनाई गई है, जो कथक नृत्य है उसका जो है वो भाव भंगिमा का हमें जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे मुगल काल के जो हमें चित्रकलाएं देखने को मिलती है, उनमें आप देखेंगे कि शासक वर्ग जो है वो कह सकते हैं कि होली खेलते हुए, शिकार करते हुए वह दिखाया गया है। तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, इन चित्रों का जो है बनाने का जो प्रक्रिया रही है वो किस प्रकार से रही है, तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो हम चित्रों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, चित्र किन प्रकार के बनते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने चित्र अभी शो हो रहा है वो काफी ज्यादा उत्तम प्रकार के जो है वो हमें चित्र देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो हमें कह सकते बंगाली भाषा में जो हमें कह सकते हैं ग्रंथ देखने को मिलते हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल की संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बंगाल में जो हमें कह सकते हैं कि संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, उनमें हम देखेंगे कि मस्जिदों का निर्माण किस प्रकार से होता था, वहां भी हमें क्या क्या सभ्यताएं जो है वह देखने को मिली है, हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि हमें इनमें क्या क्या बातें जो है वह देखने को मिलती हैं, इन पर किस प्रकार की जो है वो कलाकृतियां बनाई गई है, नृत्य के संबंधित कौन कौन सी कलाकृतियां बनाई गई है। तो आपके सामने जो शो हो रही है जो हमें नृत्य की एक भाव भंगिमा जो है वह देखने को मिलता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बंगाल में जो हमें मच्छी बाजार देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि लोग जो है वो चावल और मछली को जो है वह खाते हैं, उस प्रकार की जो चीजें हैं हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिल जाएंगी। तो एक प्रकार से हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वह देखने को मिली है। हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जो हमें मंदिर देखने को मिलता है, जगन्नाथ जो संप्रदाय देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जगन्नाथ हमें संप्रदाय देखने को मिलता है, यह हमें पुरी के पूरी उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो आपको इस बात को जो है वो नोट रखना है, यह जो है वो पूरी उड़ीसा में जो है वह स्थित है। यह जगन्नाथ संप्रदाय जो है, यहीं पे हमें जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलती है। हम इनके ऊपर जो है चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि किन किन प्रकार से यहाँ के जो मंदिरें हैं उनकी हमें क्या क्या निर्माण पद्धति जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे जो जगन्नाथ का हमें शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है, यह ऐसा कह सकते हैं कि यह जो जगन्नाथ मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण को जो है वह समर्पित है, भगवान कृष्ण को जो है वह समर्पित है। तो इसमें जो है हमें इनका शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है। जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि दुनिया का मालिक, यानी कि दुनिया का मालिक जो कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का जो है वो हमें कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द जो है वह देखने को मिलता है। तो आप जगन्नाथ जो हमें शब्द देखने को मिलता है उसके ऊपर जो है हम चर्चा करें। जगन्नाथ का जो हमें शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है वह यह है कि समस्त दुनिया का मालिक, या कह सकते हैं कि यह जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जो है वह एक पर्यायवाची शब्द हमें देखने को मिल जाता है। हम आपको बता दें कि जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था, जो आपको चित्र मैंने अभी दिखाया था उसमें जो है आप देखेंगे कि जनजातियों द्वारा जो है वह कह सकते हैं कि जो जगन्नाथ की जो प्रतिमा है, जगन्नाथ मंदिर की जो प्रतिमा है, वह वहाँ के जो निजी जनजातीय लोग हैं वो जो है उसका निर्माण करते थे, यानी कि जो वो जनजाति होते थे वह इसका जो है वह निर्माण करते थे और इसको जो है वो अपने एक पद्धति से, यानी कह सकते हैं कि काठ की, यानी कि लकड़ी की जो है वो बनाते थे। लकड़ी का जो है वो बना करके जो है वो मूर्ति, इस मूर्ति को बना करके लकड़ी के, और इसको ले जाकर के जो है वो मंदिर में जो है वो स्थापित करते थे। इस प्रकार से आप देखेंगे एक जो महा महोत्सव है हमें इसमें जो है वह देखने को मिलता है। जगन्नाथ मंदिर के पास हमें देखने को इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये तो एक प्रारंभिक बातें रही कि जगन्नाथ के जो हमें शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है वो क्या रहा। उसके बाद हमने यहाँ की जो ये कहाँ पे स्थित था वो हमने देखा कि हमें पुरी और जो है वो उड़ीसा में देखने को मिलता है, यानी कि पुरी और उड़ीसा में जो है हमें देखने को मिलता है। तो उड़ीसा के अंदर एक पुरी नामक स्थान है, वहां पे जो है वो यह मंदिर जो है वो स्थापित देखने को मिलता है, जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। हम इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। इसका जो हमें काफी महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है, हम उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि 12वीं सदी में जो है वो एक हमें गंग वंश के जो है शासक देखने को मिलते हैं, जिनका नाम हमें देखने को मिलता है अनंत वर्मन, यानी कि अनंत वर्मन जो थे उन्होंने जो है वो इसका कह सकते हैं जो शासक वर्ग द्वारा जो है वो पहली बार इसका जो है वो निर्माण कराने, यानी कि मंदिर का निर्माण कराने का जो है वो श्रेय दिया गया और अपने आप को उन्होंने एक जगन्नाथ का जो है प्रतिरूप जो है वो माना। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। उन्होंने जो है वह जगन्नाथ का जो मंदिर है उसका जो है वह निर्माण कराया, गंग वंश के शासक थे, और उसके बाद उन्होंने जो है वह यहाँ पे जो है वो जगन्नाथ की जो है वो खुद जो है वो एक प्रतिरूप के रूप में जो है वहाँ पे स्थापित हुए। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि 1230 ईस्वी में जो है वो हमें पुरी में एक जो है वो कह सकते हैं कि अभिगम
तृतीय नामक एक हमें शासक देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है वो पराक्रमी थे और उन्होंने अपने शासन काल में जो है वो एक बार मंदिर का जो है वह कैसे निर्माण कार्य जो है वो करवाया, यानी कि अपने शासन काल में उन्होंने इस मंदिर का जो है वो जो त्रुटियां थी उसमें जो है वो सुधार कराया और उसके बाद इन्होंने जगन्नाथ का जो है अपने नाम को जो है वो जगन्नाथ का प्रतिबिंब जो है वह कह करके वहां पे जो है वो मंदिर में जो है वह स्थापित होते हुए हमें देखने को मिलते हैं, स्थापित होते हैं और इनकी यहाँ पे पूजा जो है वह करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वह हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मंदिर पर हमें नियंत्रण देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि समय समय पे जितने भी शासक इस समय पे हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमें 12वीं सदी का हो या 13वीं सदी का हो, या हम मुगल शासन की बात करें या ब्रिटिश शासक की बात करें, तो जब ब्रिटिश हमें शासन देखने को मिलता है, चाहे मुगल शासन देखने को मिलता है, तो सभी ने जो है वो आसपास के मंदिरों को जो है वह स्थापित कह सकते हैं कि उस पर जो है वह निरंतर स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि आप देखेंगे कि जो पुरी का मंदिर था, या उड़ीसा में जो ये पुरी का मंदिर था जगन्नाथ का, इस पर जो है वो काफी लोगों ने जो है वो अपना जो है वो दबदबा बनाने का जो है प्रयास किया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है, उन्होंने जो है वो इस पर अपने दबदबा को जो है वो बनाया और बनाने के बाद जो है वह कह सकते हैं कि ऐसा हमें देखने को मिलता है, इसको जो है कह सकते हैं कि इसको इसलिए इस पर जो है वह दबदबा सब अपना बनाते थे, इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे कि जो मानस है, यानी कि जो जनमानस है, वो कभी जो है वो विद्रोह ना करे। यानी कि उनके जब धार्मिक चीजें हैं, यानी कि धार्मिक मंदिर है, उस पर जब किसी भी शासक वर्ग का जो है वो अधिकार होगा, तो वह लोग जो है वो कह सकते हैं कि शासक वर्ग की जो है वो अधीनता जो है स्वीकार करेंगे और किसी प्रकार का जो है वो विद्रोह नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की हमें बातें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है कि कई लोगों ने जो है अपने अपने समय में इस पर जो है वो अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित करने का इस पर प्रयास किया और नियंत्रण स्थापित करने के बारे में सोचा भी, और चीजें जो है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे इनके बारे में हमें यह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये तो रही, हमने देखा कि शासक वर्ग की इसमें क्या परंपरा रही इस मंदिर को बनाने में, इस मंदिर पर जो है वो अपना अधिकार स्थापित करने में। तो आप देखेंगे जगह जगह पर हमें तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिली है। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम उसके ऊपर जो है वो समझते हुए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इस अध्याय का जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो हमें क्या देखने को मिलता है। तो हम अब देखेंगे राजस्थान के राजपूताना वंश के बारे में। हम थोड़ी सी राजपूतानाओं के बारे में समझेंगे कि राजस्थान में जो राजपूताना है वो किस प्रकार से थे। राजस्थान का राजपूताना वंश, यानी कि उनकी जो स्थापना है, उनकी जो संस्कृतियां है, हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे राजपूताना जो है उनकी जो सूरवीरताएं जो रही हैं, सूरवीरता जो उनकी कहानियां रही हैं, कविताएं रही हैं, थोड़ी सी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान राजपूताना कहानियां या कविताएं। तो आप देखेंगे कि राजस्थान के बारे में हमें कई सारी जो है वो जानकारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान एक हमें विशिष्ट जो है वो भारत में अपने जो कलाएं हैं उसको प्रदर्शित करता हुआ देखने को मिलता है। तो हम इसके प्रारंभिक बातें देखेंगे कि हमें इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, क्या क्या हमें वीर गाथाओं देखने को मिलती हैं, क्या क्या कहानियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या इनके युद्ध जो है वो देखने को मिलती है, युद्ध पद्धति देखने को मिलती है, राज्य शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हम इनके ऊपर जो है करेंगे, हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान जो है वह हमें कह सकते हैं कि पंजाब से जो है वो सटा हुआ जो है हमें राज्य देखने को मिलता है, यानी कि पंजाब और गुजरात के बीच में जो है वो हमें यह जो है वो राज्य देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे राजस्थान जो है वो कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे जो है वो काफी सारे जो है वो राजपूताना वंश जो है हमें देखने को मिलता है। थोड़ी सी हम राजपूतों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि हमें 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के बीच में जितने भी नए राजवंशों का उदय हुआ भारत में, उन सभी को जो है वो राजपूत वंश के अंतर्गत जो है वो रखा जाता था। और यह जो शासक थे वो अपनी जो है वो विविध जगहों पर जो है वो शासन किया करते थे। तो आप देखेंगे इनकी जो है वीरताएं, सूरवीरताएं जो है, युद्धों की जो कहानियां हैं वो हमें बहुत ही भारी मात्रा में जो है वो देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि अकेले राजपूत ही थे जिन्होंने की मुगल सत्ता को जो है वो बार बार जो है वो चुनौती देने का कार्य किया था। आप देखेंगे संतुलन काल में जब दिल्ली संतुलन काल प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, उस समय भी जो राजपूत वंश है यह एक तरीके कह सकते हैं कि उनके सामने जो है वो एक प्रतिद्वंदी के रूप में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे इनकी कई सारी जो है हमें कथाएं देखने को मिलती हैं, कहानियां देखने को मिलती है, एक से बढ़ के एक जो है हमें कहानियां देखने को मिलती है। चाहे वो हमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है वो गोरा और बादल की कहानी देखने को मिल जाए, चाहे हम पद्मावती के बारे में जो है वह चर्चा करें। तो आप देखेंगे पद्मावती नामक एक जो है वो ग्रंथ का जो है वो निर्माण जो है वो मोहम्मद जायसी ने जो है वह किया था, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने इसका जो है वह निर्माण किया था, वो भी 15वीं सदी में। तो आपको इस बात को नोट कर लेना है कि यहाँ पे जो है एक हमें जो प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलता है रानी पद्मावती के बारे में, तो आप देखेंगे यह जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है।
अगर आप चाहें तो पद्मावती के ऊपर एक रानी पद्मावती के ऊपर एक मूवी भी बनी है, तो आप चाहें तो उनके ऊपर जो है वह इस इनके उनसे जो है वो एक रेफरेंस जो है वो उनसे दे सकते हैं। आपको थोड़ी सी जो है वो समझ आए कि राजपूतानों के ऊपर कई सारी जो है हमें मूवी जो है वो देखने को मिलती है, तो आप चाहें तो उनसे जो है वो रेफरेंस एक बार ले सकते हैं, ताकि आपको इनके बारे में एक छवि जो है वो डेवलप हो। तो आप कई सारी मूवियां हैं जो राजपूतों के ऊपर आधारित है, तो आप चाहें तो उनको जो है वह देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा राजपूताना के ऊपर। तो हम देखेंगे सबसे पहले, ये तो हमने एक बेसिक जो बातें थी उसको देखा, अब हम देखेंगे कि राजपूतानों के बारे में। तो आपको बता दूं कि राजपूतान जो थे वो अपने आन बान के लिए जो है वो अपनी जान भी दे सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। वह एक शान और शौकत की जिंदगी जो है वो जीते थे। वो अपने राजमहलों में जो है वह निवास करते थे। उनकी बड़ी बड़ी जो है राजमहल देखने को मिलते हैं। उसमें जो हमें कलाकृतियां देखने को मिलती हैं वह हमें मुगल काल की पद्धति से जो है वो कह सकते हैं काफी ज्यादा जो है वो अलग जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि मुगल पद्धति आप देखेंगे कि जब 16वीं शताब्दी प्रारंभ होती है तो उस समय जो है वो राजपूताना काल को जो है वो मुगल पद्धति जो है प्रभावित करती है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि यह जो पद्धति थी वो काफी ज्यादा अपने आप को अलग रखे हुए थी और एक अछूते रूप से जो है वो हमें देखने को मिलती है। या देखेंगे शुद्ध जो शैली हमें देखने को मिलती है राजपूतों में, हमें यह शैली देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें कहानियां देखने को मिलती है वो कई सारी देखने को मिलती है। आप देखेंगे राजपूतों के ऊपर जो है वो हमें भारी मात्रा में जो है वो भर भर के जो है हमें इतिहास में जो है वो कहानियां देखने को मिल जाती है। यानी कि इनके बारे में हमें काफी सारी भारी मात्रा में जो है वो कहानियां देखने को मिलती हैं और यह इसका जो है वह कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो है वो हमें भाग देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें इनके बारे में काफी सारी जो बातें हैं वह देखने को मिल जाती है। तो हमने राजपूतों के बारे में समझा, एक प्रारंभिक बातें जो है वो समझी। अब हम देखेंगे कि जो महिलाएं होती थी राजपूतों की, उनकी क्या स्थिति थी समाज में, वो किस प्रकार से जो है वो अपना जीवन यापन करती थी। तो आपको बता दो कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो अभी हमें काफी ज्यादा जो है वो अच्छी जो है वह देखने को मिलती है। महिलाएं जो थी वो अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए जो है वह कह सकते हैं कि जो अग्निकुंड में जो है वो कूद जाती थी। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए जो है अपने आप को दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए जो है वह अग्निकुंड में जो है वो जल जाया करती थी। आप देखेंगे इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो हमें पद्मावती नामक एक ग्रंथ में जो है वो महारानी पद्मावती का जो है वो देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि वहां पे लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है वो 15 से 20 हजार जो राजपूताना महिलाएं थी उन्होंने एक साथ जो है वो कह सकते हैं कि अग्नि में जो है वो प्रवेश किया था और अग्निदाह जो है वो कर लिया था। अग्नि संस्कार हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिलता है कि जो महिलाएं अपने पति के वियोग में जो है वह कह सकते हैं कि अग्नि को जो है अपने आप को समर्पित कर देती थी, या पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो है वो कह सकते हैं कि अग्नि कुंड में जो है वो जाके छलांग लगा दिया करती थी, या अपने पति के साथ जो है वो सती हो जाया करती थी। तो हमें सती प्रथा का जो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलता है वो हमें राजपूतों में ही देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो राजपूतों की महिलाएं हैं ये काफी ज्यादा जो है वो अपना जीवन उत्तम प्रकार से जो है वह कह सकते हैं निर्वहन करती थी, अपने आदर्शों का जो है पालन करती थी। उनकी आबरू जो होती थी वो काफी ज्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। ये अपने आप को मिटाना पसंद करती थी लेकिन किसी और के हाथों में जाना पसंद नहीं करती थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारियां जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि जो कथकली हमें देखने को मिलता है, कह सकते हैं कि जो हमें क्षेत्रीय संप्रदाय देखने को मिलते हैं, क्षेत्रीय सामंतों के द्वारा जो है वो कथक नृत्य का जो है वो कहानी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे जो हमारा चौथा पॉइंट देखने को मिलता है वह है कथक नृत्य। क्षेत्रीय सामंतों द्वारा क्षेत्रीय सामंतों द्वारा जो क्षेत्रीय सामंत है उनके द्वारा जो है उनसे सॉरी माफ कीजिएगा, उनसे क्षेत्रीय सामंतों से परे जो है सामंतों से परे कथक नृत्य का स्वरूप परे कथक नृत्य का स्वरूप तो हम इस प्रकार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कथक नृत्य के बारे में हम देखेंगे कि अब जो हमारी पद्धति चल रही है वो कथक नृत्य के ऊपर जो है आधारित है। हम कथक नृत्य के बारे में देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, हम इनके बारे में जो है वह चर्चा करेंगे कि कथक नृत्य जो है नृत्य है इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम कथक के शाब्दिक अर्थ के बारे में समझेंगे कि कथक जो हमें नृत्य देखने को मिलता है इसके बारे में जो हमें शाब्दिक अर्थ इसका क्या हमें देखने को मिलता है, तो हम थोड़ी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। जो हमें कथक नृत्य देखने को मिलता है इसका जो हमें शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है जो हमें दो शब्द से जो है मिलकर बना हुआ देखने को मिलता है।
इसका जो है कथक का जो है वो शाब्दिक अर्थ है कथा, यानी कि कथा शब्द से जो है वो कथक की जो है उत्पत्ति हुई है, यानी कि शाब्दिक इसका अर्थ जो है हमें कथक देखने को मिलती है। आप देखेंगे कथा जो है वो कह सकते हैं एक हमें सांस्कृतिक जो है वो सांस्कृतिक धार्मिक जो है वो पहलू जो है वह देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि कथक नृत्य की जो सबसे पहली हमें चरण देखने को मिलती है, एकदम प्रारंभिक चरण देखने को मिलती है, जो कथक नृत्य थी, यह सबसे पहले जो है वह कह सकते हैं एक कथक जाति होती थी जो कि कहानियों को सुनाया करती थी, यानी कि कहानियों को सुनाने वाली जो जाति थी उसका नाम जो था वो कथक था। यानी कि आपको एक प्रारंभिक बात बता रहा हूँ कि जो कहानियों को जो कथक जाति थी यह कहानियों को सुनाया करती थी। धीरे धीरे जैसे ही परंपरा आगे बढ़ने लगा तो आप देखेंगे कथक जो नृत्य है वो धीरे धीरे मंदिरों सॉरी माफ कीजिएगा, यह मंदिरों में जो है वो कहानियां सुनाया करते थे। जो कथक जनजाति के जातीय लोग होते थे, एक जनजाति देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही परंपरा देखने को मिलती है तो आप देखेंगे कि इनमें जो है वो भाव भंगिमा का जो है प्रयोग होने लगा। कथक में जो कथक था जो एक कहानी को सुनाया करते थे तो वो अपने कह सकते हैं कि भाव भंगिमा से जो है वो नाटक को या कहानी को जो है वो दर्शाने का प्रयास करते थे। आप देखेंगे कि जब यह धीरे धीरे पद्धति जो है वो आगे बढ़ती गई, उसके बाद आप देखेंगे जब मुगल काल हमें देखने को मिलता है, इस समय जो है वो यह एक कह सकते हैं कि इसका जो एक प्रारूप हमें देखने को मिलता है वह हमें कथक नृत्य के रूप में जो है वह देखने को मिलता है। यहाँ भी इसकी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो राधा कृष्ण की भक्ति, ऐसी तमाम जो चीजों को यानी कि उनके जो दार्शनिक जीवन था, उनका जो प्रेम था, उसको उससे संबंधित जो सारी चीजें थी वो जो है वो यानी कि आपको बता दूं कि भक्ति भाव की जो चीजें होती थी वो कथक नृत्य के अंदर जो है वो भाव भंगिमा के माध्यम से वो लोगों को एक नाटक के रूप में कह सकते हैं वो कथक नृत्य के रूप में जो है वो लोगों को दर्शाया करते थे। इस प्रकार से आप देखेंगे इनकी जो हमें प्रारूप है वो हमें इस प्रकार से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो नृत्य है यह हमें परिवर्तन होता हुआ देखा और धीरे धीरे यह जो कहानी जो एक भाव भंगिमा के माध्यम से लोगों को नाटक के माध्यम जो है वो समझाया करते थे, कहानी के माध्यम से समझाया करते थे, अब वो जो है वही पद्धति जो वो आगे बदल कर जो है वो डेवलप वर्जन जो हमें देखने को मिलता है वो हमें भाव भंगिमा कह सकते हैं कि नृत्य के रूप में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल दरबार में जो है वो कह सकते हैं कि इसका आयोजन होता था, इसका भारी मात्रा में जो है आयोजन होता था। तो आपको बता दूं कि मुगल दरबार में जो अकबर थे वह कह सकते हैं कि सभी धर्मों को जो है वो मानते थे, यानी कि सभी धर्मों को वो संरक्षण देते थे, सभी धर्मों की एकता में जो है वो विश्वास करते थे, उनको समझने का प्रयास करते थे। तो वहां पे हमें यह देखने को मिलता है कि वह जो है वो इन सभी का आयोजन करवाते थे। तो अब देखेंगे कि धीरे धीरे यह चीजें जो है वो आगे बढ़ने लगी, यानी कि यह आगे बढ़ करके जो है वह कह सकते हैं कि अब जो है यह एक नृत्य के रूप में जो है वो आगे डेवलप हो गई। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि जो यह नृत्य था यह हमें कह सकते हैं कि आगे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो वरिष्ठ होता चला गया, कई चीजें हमें इसमें देखने को मिली, इसमें जो है वो आयोजित होने लगी। आप देखेंगे जब मुगल काल का हमें पतन देखने को मिलता है तो उस समय जो है ये हमें इसके जो है वो दो राजघराने जो है वह देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मुगल काल का हमें पतन होता हुआ देखने को मिलता है, यानी कि मुगल काल का पतन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि मुगल काल जो है विघटन जब होने लगा तो वहां पे जो है आप देखेंगे कि इनके बारे में हमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि अब ये जो नृत्य था वह कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वो मुगल दरबार से जो है वो हट करके जो है वो अलग अलग जगहों पर, जैसे कि मान सकते हैं अगर हम एक उदाहरण के लिए समझें तो हमें दो राजघराने जो है महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं इस समय में। पहला जो राजघराना देखने को मिलता है वह हमें कह सकते हैं कि जो हमें राजघराना देखने को मिलता है वो लखनऊ में देखने को मिलता है, यानी कि लखनऊ से संबंधित है यह राजघराना। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा हमें राजघराना देखने को मिलता है वह हमें जयपुर, आप देखेंगे राजस्थान के जयपुर से जो है वो बिलोंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे एक हमें लखनऊ के नवाब देखने को मिलते हैं, उनका एक मैं चित्र आपको जो है वह दिखा देता हूँ। लखनऊ के नवाब है वारसिद अली खां, ऐसे करके जो है उनका हमें नाम देखने को मिलता है। नाम भी जो है इनका जो चित्र है हमें देखने को मिलता है तो इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो वारसिद अली खां जो है वो देखने को मिलता है। इनका इस प्रकार से जो है हमें नाम देखने को मिलता है, हो सकती है उसमें कोई त्रुटियां रही हो। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो कथक नृत्य को जो है वो कह सकते हैं कि एक अपना जो है वो संरक्षण जो है वो प्रदान किया, और प्रदान करने के बाद जब इन्होंने इसको संरक्षण दिया तो यह जो है वो भारत के विभिन्न जगहों पर जो है वो फैलती हुई देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जो भारत की विभिन्न जगहों पर जो है हमें इसका जो है वो वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1850 से लेकर के 1875 ईस्वी तक के समय में आप देखेंगे इसमें हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि यह जो पद्धति थी वो समस्त जो है वो भारत में धीरे धीरे जो है विकसित हो गई, उत्तर भारत में जो है वो विकसित होती हुई चली गई। इस प्रकार से हमें एक इसकी जो प्रारंभिक बातें हैं वह देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे इस अध्याय के जो हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नृत्य के ऊपर, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जो कथक नृत्य है, आप देखेंगे कि इसको जो है वह कह सकते हैं कि आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद जो है वो इसको जो है वो साहित्यिक शास्त्रीय नृत्य में जो है इसको छठा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ। हम देखेंगे 5 जो हमें और नृत्य देखने को मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य
शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, इनमें हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है चर्चा करेंगे। यह जो नृत्य है वो किस प्रकार से होता था। तो शास्त्रीय नृत्य से हमारा यह आशय होता है कि धार्मिक या कह सकते हैं कि कोई शास्त्रों का जो है उसमें ज्ञान हमें देखने को मिलेगा। तो यही जो पद्धति है हमें देखने को मिलती है, इसमें धार्मिक कर्मकांड हमें देखने को मिलती है, इसमें धार्मिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक तरीके के कह सकते हैं कि इस नृत्य में जो है वह कह सकते हैं कि एक राजघराना जो है हमें देखने को मिलता है, जिसको संरक्षण जो है वो शासकों द्वारा जो है वो प्राप्त हमें देखने को मिल जाता है। उनमें जो है हमें 6 नृत्य जो है वो जो 6 नृत्य है वो हमें महत्वपूर्ण जो है वह देखने को मिलते हैं, और उनमें जो हमें राजघराना जो है वह देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक हमें जो है वो भरतनाट्यम नामक जो है वो नृत्य देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु में जो है वो स्थित तमिलनाडु में जो है इसका जो है वो एक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में जो करने वाला एक प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलता है, जिसको शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत जो है रखा गया है। यह हमें पहला नृत्य देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे कथाकली। कथाकली जो हमें नृत्य है जो हमें केरल के स्थान केरल राज्य में जो हमें देखने को मिलता है। कथाकली जो नृत्य है जो हमें केरल में देखने को मिलता है। आप देखेंगे इसका जो प्रभाव है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा, उड़िया जो है वो कहते हैं उड़ीसा जो है वो उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसका नाम है ओडिशा देखने को मिलता है, और यह हमें उड़ीसा क्षेत्र में जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कुचिपुडी, एक हमें और नृत्य है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है कुचिपुडी। तो यह आप नृत्य देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो हमें क्षेत्र देखने को मिलता है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मणिपुरी, जो मणिपुरी नृत्य है यह मणिपुर में जो है वह स्थित है, यानी कि यहाँ पे क्षेत्र में जो है वो मणिपुरी जो है वो नृत्य जो है वह किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे जो हमें छठा नृत्य देखने को मिलता है वह हमें शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य में जो है वह हमें कथकली सॉरी माफ कीजिएगा कथकली जो है वह सॉरी माफ कीजिएगा जो हमें कथक है यह नृत्य देखने को मिलता है। जो कथक नृत्य है, कथकली और कथक नृत्य में काफी ज्यादा अंतर है। तो जो कथक नृत्य है यह हमें संपूर्ण उत्तर भारत में जो है वह देखने को मिलता है। इसके जो हमें प्रमुख राजघराने देखने को मिलते हैं वह हमें राजस्थान और लखनऊ के जो है वह राजघराने जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से जो हमारा नृत्य के ऊपर जो है वो हमारा एक जो है वो डिस्कशन था वो हमने करा। इसमें हमें क्या क्या जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण देखने को मिलती है कि हमें इनमें क्या क्या परंपराएं जो है वह नृत्य के बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, यानी कि जो हमारा इस अध्याय का जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि संरक्षकों के लिए जो है वह चित्रकला का क्या महत्व था। जो संरक्षक थे, जो शासक थे, उन्होंने किस प्रकार से जो है वो इसका जो है वो निर्माण किया। तो हम उसमें देखेंगे लघु चित्र जो था वो उसका जो हमें क्या असर देखने को मिलता है। संरक्षकों द्वारा लघु 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 चित्रकला तो हम लघु चित्रकला के ऊपर जो है वह थोड़ा सा जो है वह देखेंगे कि लघु चित्रकला किस प्रकार से था। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि लघु चित्रकला जो हमें देखने को मिलता है इसमें में क्या क्या महत्वपूर्ण जो है वो बातें देखने को मिल जाती है। तो हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि जो हमें यह देखने को मिलता है चित्रकला, इसमें हमें क्या विशेषताएं जो है वो देखने को मिलती है। थोड़ी सी चर्चा हम इसके ऊपर जो है करेंगे कि इनमें क्या क्या विशेष बातें जो है वो देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो हमें संरक्षकों द्वारा जो है वो लघु चित्रकला देखने को मिलती है, तो हम थोड़ी सी जो है वो इसकी प्राथमिक बातें देखेंगे। तो हमें जो प्राचीन काल में जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं वह कह सकते हैं पहाड़ों पर, लकड़ियों पर, काठों पर, कपड़ों पर, और कह सकते हैं कि पांडुलिपियों पे जो है वो चित्र का जो है वो अंकन किया जाता था। यानी कि इन सभी जगहों पर जो है वो हमें चित्र का अंकन जो है वह देखने को मिलता है। इन पर जो है एक सुंदर जो है वह चित्रण देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो हमें लघु चित्र देखने को मिलता है, जैसा कि इसका नाम हमें देखने को मिलता है, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक जो है वो छोटा चित्र यानी कि लघु चित्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मैंने आप सभी के लिए जो है वो कुछ चित्रों का जो है वह कह सकते हैं समावेश किया है, तो आप चाहे तो उसको समझ सकते हैं। आप देखेंगे जो हमें भारत में किन किन जगहों पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है वो चित्र देखने को मिलती है, कौन कौन सी कलाएं हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं, उसका जो एक मैप है आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे कथक कली के बारे में मैंने आपको बताया, कथक के बारे में मैंने आपको बताया, कथक नृत्य के बारे में बताया। तो आप देखेंगे उसका जो हमें निर्माण है, यानी कि आप देखेंगे उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है
वह देखेंगे कई प्राचीन जो इमारतें हैं उस पर हमें उसकी सभी भाव भंगिमाओं का जो है वह निर्माण देखने को मिलता है, किस प्रकार से कौन कौन सा मुद्रा जो है वो लिए हुई हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो लघु हमें चित्र देखने को मिलते हैं, तो लघु चित्र के बारे में आपको बता रहा था कि लघु चित्र का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह इन्हीं समय पे जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि पांडुलिपियों पे जो है वो कह सकते हैं कि लघु चित्र को किया गया है, कपड़ों पे लघु चित्र को जो है किया गया है, यानी कि इन पर हमें अंकन देखने को मिलता है, लकड़ी पर जो है वो इन चित्र का जो है वो अंकन किया गया है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिल जाती है कि लघु चित्रण के बारे में यह परंपरा जो है वो हमें इस प्रकार से जो है वह देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे पांडुलिपियां है उस पर हमें इस प्रकार के जो है वो चित्र का जो है वो अंकन देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें कपड़े के जो है वो देखने को मिलते हैं, लघु चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं, लकड़ी चित्रकलाएं जो है हमें देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे जो लकड़ी पर है वो कुछ हमें इस प्रकार से आप देखें कितनी सुंदर जो है वो हमें चित्र देखने को मिलती है। जब मुगल काल का हमें चित्र जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि यह जो चित्र है यह हमें मुगल काल का जो है चित्र देखने को मिलता है। इस पर आप देखेंगे कि होली खेलते हुए जो है वो मुगल दरबारी जो है वह दिखाए जा रहे हैं, वो अपने हाथी पर बैठकर जो है वो हाथों से गुलाल उड़ाते हुए जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे एक तरीके का जो यह चित्र है वो हमें एक मनमोहक चित्र के रूप में जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो आपस में बैठकर जो है कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं और जो लोग हैं वहाँ पे बैठ के जो है वो सुन रहे हैं। इस प्रकार का जो चित्र हमें सुंदर चित्रण का वर्णन है वो हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिल जाता है। तो चित्रों के ऊपर आप देखेंगे तो चित्र जो है हमें कई प्रकार के जो चित्र हैं वो हमें यहाँ पे जो है वो पलटती हुई देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि इन चित्रों का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें फेज देखने को मिलता है वो मुगल दरबार में देखने को मिलता है। मुगल दरबार में यह चित्रों का जो है वो ज्यादा कह सकते हैं संरक्षण इनको प्राप्त था। दूर दूर से जो है वो चित्रकार आते थे यहाँ पे, इनको मुगल दरबार में जो है वो अच्छा जो है वो संरक्षण जो है वो इनको प्राप्त था और यहाँ पर ये चित्र को जो है वो देखते थे, यानी कि चित्रों को जो है वो बनाते थे, देखते थे। लेकिन आप देखेंगे जब मुगल काल का जो हमें पतन देखने को मिलता है, जब मुगल काल का हमें पतन देखने को मिलता है, जब मुगल काल पतनशील अवस्था में हमें देखने को मिलता है, तो इस समय जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मुगल दरबार में इन चित्रकलाओं का जो है हमें लोप होता हुआ देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से जो है वो पतन होता हुआ देखने को मिलता है। तो यह जो चित्रकलाएं थी वो इन जगहों से निकल करके जो है वो भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर जो है वो जाने लगी, यानी कि यहाँ से निकल करके भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर जा करके इन्होंने जो है वो अपना जो है वो कह सकते हैं संरक्षण जो है प्राप्त किया। आप देखेंगे हिमालय के प्रदेशों में हमें यह जो चित्र देखने को मिलते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे हमें बसोहली जो है शैली की जो है वो हमें चित्रण जो है वो देखने को मिलती है। तो आप इसको एक बार जो है वो नोट कर लीजिएगा कि बसोहली बसोहली शैली तो आपको बता दूं कि यह वही शैली है कि जो हिमालय की तरहाटी में जो है वो चित्रकार जो है वो जा करके यहाँ पे जब इन्होंने आश्रय लिया तो इन्होंने जो वहां की तलहटी में जो चित्रण का जो है वो प्रारूप तैयार किया उसको जो है वो कह सकते हैं बसोहती जो है वो कहा गया। बसोहली जो है वो संस्कृति शैली के रूप में जो है उसको जाना गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इन सभी शैलियों के जो है वो चित्रण हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि 18वीं सदी में जो है हमें कंगड़ी नामक एक हमें और चित्र जो है वो देखने को मिलता है, कंगड़ा शैली, यानी कि आप देखेंगे 18वीं सदी में हमें यहाँ पे एक कंगड़ा शैली का जो है वो चित्र देखने को मिलता है। आप इसको भी जो है वो नोट कर सकते हैं कि 18वीं सदी में कंगड़ा शैली के जो है वो चित्रण हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कंगड़ा शैली और बहतूती शैली जो है वो हमें मुगल दरबार से ही जो संरक्षण प्राप्त किए लोग थे वह जब यहाँ से पतन इनका हुआ तो वो इन जगहों पर जाकर के जो है वो हमें बसे हुए देखने को मिलते हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है वो इस शैली का जो है वो उत्थान किया कह सकते हैं, इस शैली को जो है अपनाया। तो यहाँ पे हमें इन चीजों के बारे में जो है वो पता चल जाता है। अब हम देखेंगे कि अब हम थोड़ी सी जो है वो बंगाल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल के जो लोग थे उनका जीवन यापन जो है था वो किस प्रकार से था। हम बंगाल के लोगों के बारे में थोड़ी सी समझेंगे। तो बंगाल को जो है वो एक नजर जो है वो देखेंगे, यानी कि हमारा जो है वह कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। आप देखेंगे कि हमारा 6 पॉइंट जो है वो इस अध्याय का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो 7वें पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे बंगाल को जो है कह सकते हैं कि एक बार जो है हम नजदीक से देखेंगे। बंगाल एक नजर नजदीक से हम एक नजर जो है इसको नजदीक से देखने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में हमें क्या क्या जो है वो महत्वपूर्ण जो है वह चीजें देखने को मिल जाती हैं। जब बंगाल को हम एक
प्रारंभिक या कह सकते हैं कि पास के नजर से जो है देखते हैं, तो आप देखेंगे बंगाल के बारे में हमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि जब प्रारंभ यानी कि आप देखेंगे 4वीं शताब्दी से पहले, सबसे पहले आप वो इस बात को नोट रखना है कि हम अब जो है वो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में आप देखेंगे कि बंगाल जो है वो हमें प्राचीन काल में यानी कि 4वीं शताब्दी से पहले जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना तो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, ना तो बंगाल भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ पे जो है वो प्रारंभिक भाषा बोली की जाती थी। तो थोड़ी सी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि बंगाली जो भाषा है वह कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है इसके अंदर से जो है वह निकली हुई जो है हमें एक भाषा जो है वह देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं बंगाली भाषा। बंगाली भाषा का जो उद्भव हुआ है वह कह सकते हैं संस्कृत का कह सकते हैं एक जो है वो भाग का जो है वो हिस्सा हमें देखने को मिलता है, यानी कि संस्कृत का एक हिस्सा में देखने को मिलता है। इसके अंदर से जो है वो बंगाली भाषा का जो है उद्भव हुआ है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है हमें ऐसी बातें देखने को मिलती है कि जो बंगाली भाषा है इसके हमें 2 चरण जो है वह देखने को मिलते हैं। पहले चरण में जो है वो कह सकते हैं कि यह जो है वो संस्कृत भाषा का के अधीन है, लेकिन जो दूसरा हमें चरण देखने को मिलता है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो उस भाषा को बोलते थे, तो वो उनकी खुद की जो है वह शैली है, यानी कि वो जो है वो पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र देखने को मिलता है। तो बंगाली जो भाषा है इसमें आप देखेंगे कि हमें बंगाली भाषा के 2 चरण देखने को मिलती है। पहली कि वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे उनकी जनजाति जो बोली थी, जो प्राचीन काल में जो जनजाति लोग थे वो जो है वहाँ पे निवास करने वाले जो लोग थे, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राचीन भाषा बोली जाती थी वह एक हमें फेज देखने को मिलता है जो कि स्वतंत्र हमें देखने को मिलता है। उस पर जो है वो किसी भी भाषा का जो है वो अधिकार नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जो दूसरी हमें भाषा देखने जो संस्कृत भाषा का हमें दूसरा चरण देखने को मिलता है, वो आप देखेंगे कि बंगाली जो भाषा है वो उसका जो दूसरा चरण है वह संस्कृत भाषा का हमें ऋणी देखने को मिलता है, यानी कि उसके अधीन हमें देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि जो बंगाली भाषा है, तो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि बंगाली भाषा के बारे में हम देखेंगे कि बंगाली भाषा किस प्रकार से है। तो बंगाली भाषा और संस्कृत के बारे में हमें कई सारी जो है वो बातें देखने को मिलती है। आप देखेंगे ज्यादातर जो हमें बंगाल में चीजें देखने को मिली है, जो वहाँ पे भाषा ग्रंथों का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह समय समय पे हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमें बंगाली भाषा देखने को मिला है उसमें हमें कई सारी जो है वो विशेषताएं देखने को मिलती है कि जो बंगाली भाषा है यह जो है वो सांस्कृतिक जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा का जो है वह ऋणी है, यानी कि उसके अधीन है। इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो आपको बता दूं कि बंगाल में हमें 2 जो है बंगाली भाषा के हमें 2 जो है चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण पूर्ण रूप से जो है वह स्वतंत्र है, वहाँ के निजी लोगों का है, और जो दूसरा चरण हमें देखने को मिलता है वह कह सकते हैं संस्कृत भाषा का जो है वह ऋणी है, यानी कि संस्कृत भाषा के अधीन माना जा सकता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि अब जो बंगाल था इसमें हमें संस्कृत का यानी संस्कृत भाषा का जो है वो प्रभाव बढ़ा कैसे। तो आप देखेंगे कि 4वीं सदी में आप देखेंगे कि जो कई शासक ऐसे थे जिन्होंने बंगाल में जो है वो कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को ला करके जो है वो बसा दिया था, यानी कि ब्राह्मणों को जो है वो बसाने का कार्य किया। तो जहां जहां पर ब्राह्मणों का हमें अधीनता कह सकते हैं कि महत्व देखने को मिलता है, उन जगह पर जो ब्राह्मण भाषा प्रयोग करते हैं, कि जो ब्राह्मण उन भाषाओं को जो प्रयोग करते थे वह हमें संस्कृत देखने को मिलता है। तो आप देखें इसी कारण से वहां पे ब्राह्मणों का जो है वो बहुलता होने के कारण जो है वो कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो बंगाल में हमें देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि जब हेंग सांग 6वीं शताब्दी में जब हेंग सांग भारत में आते हैं उस समय जो है वो अपने पुस्तक में जो है यह वर्णन करते हैं कि समस्त बंगाल के लोग हैं वो संस्कृत भाषा का जो है वो प्रयोग करते थे, यानी कि समस्त संसार के जो बंगाल के लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लग गए थे और वहाँ पे जो है वो संस्कृत बोलने का जो है पूरी तरीके से जो है अभ्यास कर चुके थे। तो आप देखेंगे बंगाली भाषा जो है वो महत्वपूर्ण जो है भाषा के रूप में जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि एक हमें जो है वो यहाँ के प्रसिद्ध जो है वह कह सकते हैं कि शासक कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है धर्म ठाकुर। यानी कि जो धर्म ठाकुर थे इन्होंने कह सकते हैं इन्होंने जो है वह एक पद्धति का जो है वो प्रचलन किया। इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो देवता के समान जो है वो इनकी पूजा की जाती है। आप देखेंगे कि यह ऋषियों में ऋषि और दानियों में दानी, शासकों में शासक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन्होंने जो है वो अपने शासन को जो है वो त्याग कर लिया था और त्याग करने के बाद जो है वह कह सकते हैं कि एक तरीके से सन्यासी जीवन का जो है वो अनुसरण किया था। इस प्रकार से आप देखेंगे इन्हें जो है वो एक स्थानीय देवता के रूप में जो है आज भी जो है वो बंगाल में पूजा जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह वर्णन देखने को मिलता है। जब इन्होंने अपने राज्य को छोड़ा था, यानी कि इनका जो राज्य था, जब संन्यास को इन्होंने ग्रहण किया था, इनकी माता ने जो है इनका बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया था, इनको जो है बहुत ज्यादा जो है वह इनसे जो है वो प्रभावित हुई थी। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह हमें यह जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि बंगाल के अंदर तो हमने भाषाओं के बारे में देखा, क्षेत्रीय अध्ययन किया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो पीर और मरहत जो मंदिर है उसके बारे में जो है वह समझेंगे। पीर और मंदिर, यानी 8वां जो पॉइंट है वह है पीर और मंदिर।
मंदिर, मंदिर। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें पीर शब्द का जो है प्रयोग, पीर सबसे पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पीर क्या है। तो पीर के बारे में आपको बता दूं कि जब वहाँ पे जनजातीय लोग, यानी कि आप देखेंगे बंगाल में जो है वह जनजातीय लोगों का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो है वह कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि बंगाल से आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल का हमें क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको जो है वह लोग छोड़ करके वहां से पलायन करने लगे 16वीं सदी में। जब 16वीं सदी में उसको 15वीं सदी में जब उसका पलायन, वहां से जब लोग पलायन करके जो है वो पश्चिम बंगाल को छोड़ करके जो है वो पूर्वी बंगाल में जब आने लगे, तो यहाँ पे जो है एक हमें पद्धति देखने को मिलती है कि लोगों ने यहाँ पे जो है वो धान का खेती करना प्रारंभ किया और यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि जमीन को जो है वो समतल किया, यहाँ पे उपजाऊ भूमि पर जो है उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तब जब तक यह लोग जनजातीय जीवन जी रहे थे तब तक इन पर जो है वो कोई भी प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है वो नेताओं का जो है उत्पत्ति देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कई नेता का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जो इस समूह के, यानी कि जनजातियों के जो एक समूह मेंबर हुआ करते थे, उनको जो है वो नेता शब्द से जो है वो संबोधित किया जाता था और उनसे जो है वो सीधे जो है शासक है वो अपने अंडर में उनको रखते थे और उनसे जो है वो कह सकते हैं कि कर को वसूलते थे। तो एक कह सकते हैं कि मानवता के कारण जो है वो यह लोग जो है एक भाग जो है वो कर रूप में इनको दे देते थे। तो जो पीर शब्द हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं नेताओं के दम पे जो है देखने को मिलता है, इन्हीं नेताओं को जो है वो बंगाली में जो है पीर कहा जाता था। पीर का अर्थ होता था कि सभी दुखों का निदान करने वाला, यानी कि जब लोग किसान जो थे वो अपने नेताओं को एक जो है वो राशि जो है वो दिया करते थे, उसके बाद इनको जो है वो कह सकते हैं कि इनको पीर मानते थे, समस्त दुखों को हरने वाला, ऐसा जो है वो वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इनको जो है वो पीर कहा जाता था, यानी कि स्नेह से प्यार से लोग इनको जो है वो पीर कहते थे। तो आप देखेंगे पीर के जो हमें मजार और मस्जिद भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम उसके ऊपर जो है वो करेंगे कि हमें पीर के जो मजार और मस्जिद देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमें जो है वो बंगाल की जो भाषा है बंगाली, तो ये हमें उसका जो है वो अंतर देखने को मिलता है। आप चाहें तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक समझ सकते हैं, आपके समझ के लिए जो है वो मैंने इसको जो है वो रखा है। आप देखेंगे कि यह जो है वो हमें कह सकते हैं कि बंगाली भाषा का जो है वर्णन देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि बंगाल में जो है वो जो पीर का निर्माण किया जाता था, जहाँ पे इनके कह सकते हैं मस्जिद का निर्माण किया जाता था, इसमें हमें 4 छतों का और 2 छतों का जो है वो कह सकते हैं कि निर्माण किया जाता था। 4 छतों को जो है वो कह सकते हैं कि जो पीर के मजारे होती थी वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। जो बंगाल में पीर की मजारे हमें देखने को मिलती है वो कुछ हमें इस प्रकार से जो है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे इनमें जो है वो हमें बंगाली गुम्बद का जो है प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ढलानदार जो है वो हमें गुम्बद का जो है प्रयोग किया गया है और इसमें आप देखेंगे एक महिला जाती हुई हमें देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आप समझेंगे कि इसमें जो है हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि यह महिला जो है वो एक प्रकार से इसमें जो है वो जा करके जो मजार में उनके पीर बैठते थे उनसे जाकर जो है वो संपर्क करती थी, उनसे अपनी जो है वो बातों को करती थी, अपने समस्याओं को जो है वो उनका निवारण करने के लिए जो है वो उनसे जो है वो प्रयत्नशील रहती थी। तो आप देखेंगे इसमें जो है वो हप्पादार जो है वो झोपड़ी हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आपके सामने जो है वो शो हो रहा है कि हप्पादार जो झोपड़ी है ये हप्पादार झोपड़ी है जिसमें पीर जो है वो लोग रहा करते थे। वहाँ पे हमें इतनी संसाधन देखने को नहीं मिलती, इतनी हमें कंक्रीट देखने को नहीं मिलती, इतनी शैलियाँ डेवलप नहीं देखने को मिलती कि कोई बढ़िया जो है वो मजारे जो है वो बनाई जाए। तो हमें ऐसी ही जो है वो झोपड़ी नुमा जो है वो मजारे देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें उसके बाद जो है वो ऐसी मजारों का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। आपके सामने देखें ये तो जहाँ पे पीर लोग बैठते थे वहाँ पे हमें ऐसी मजारों का जो है वो वर्णन जो है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे जो हप्पादार जो हमें मजार देखने को मिलती है इनमें हमें 2 शैलियां जो है वह डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। जो पहली शैली थी उसमें हमें 2 चाला शैली देखने को मिलती है, यानी कि 2 चाला, यानी कि उसपे 2 जो है वह छत देखने को मिलती है और एक जो है वो 4 चौला हमें जो है वह देखने को मिलती है, यानी कि चौचाली जो है वो व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें हमें 4 छतों का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। 2 चाला जो है वो 2 तरफ से होता था और जो 4 चाला होता था वो 4 दिवालियों की तरफ से उस पर जो है वह एक तरीके का जो है वह नियंत्रण हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इस पे जो है वो हमें सुंदर नक्काशियां जो यहाँ की हमें मंदिरों का वर्णन देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार के जो है वो कथकली नृत्य जो वहाँ की नृत्य थी बंगाली नृत्य उसका जो है वो हमें एक चित्रण जो है वो उनकी दीवारों पे जो है इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो हमें इनके बारे में इस प्रकार की यह जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने यहाँ की जो बंगाली लोग थे उनके बारे में जो प्रारंभिक बातें थी वो समझी, वहाँ पे किस प्रकार का जो है हमें शैली देखने को मिलता है हमने उनके ऊपर समझा। अब हम देखेंगे जो बंगाली लोग थे वो मछली और कह सकते हैं भोजन में मछली का रूप। तो हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है कि मछली भोजन का रूप।
कारो। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो मछली है वह भोजन के रूप में किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, तो थोड़ी चर्चा हम इसके ऊपर करेंगे। आज भी आपको बता दूं कि आज भी बंगाल में जो है वो लोग अपने कह सकते हैं कि दोपहर को जो है वो आप देखेंगे कि बाजारें ज्यादातर हमें बंद देखने को मिलती है, क्योंकि आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो रात को जो है वो मछली चावल, दोपहर को जो है वो मछली चावल खा करके जो है वो सोना जो है वो पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह वर्णन देखने को मिल जाता है। अब हम बातें करेंगे, ये तो मैंने एक जो बातें प्रचलित है वो मैंने आपको बताई। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यहाँ के लोग जो सामान्य लोग हैं वह खाना किस प्रकार के खाते थे, यानी किस प्रकार का जो है वो भोजन किया करते थे, तो हम थोड़ी सी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि जब लोग कह सकते हैं कि पूर्वी बंगाल से जो है वो पलायन करके जब पश्चिमी बंगाल में आते हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिमी बंगाल से पलायन करके जब पूर्वी बंगाल में आते हुए देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि उत्पादन के लिए जब वो धान का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि नदियों का जो है हमें संगम देखने को मिलता है। तो नदियों के डेल्टा क्षेत्र जो है वो कृषि का कार्य किया करते थे, तो वहाँ पे इनको पानी के कारण जो है वो पानी वाले जो है वो कृषि का जो है वो उत्पादन किया करते थे। इनको जो है वो भारी मात्रा में जो है वो कह सकते हैं कि उनको जो है वो धान की उत्पत्ति हो जाती थी, तो धान जो है वो ज्यादा उपजाऊ होता था। उसके बाद आप देखेंगे कि नदियों के होने के कारण यहाँ पे जो है वो मछली इनको जो है वो सरलता से जो है वो प्राप्त हो जाती थी। तो यहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो कह सकते हैं कि खाने में भोजन में जो है यानी कि जो भोजन किया करते थे उनमें यह जो है वह कह सकते हैं मछली और चावल का जो है उपयोग किया करते थे। यह सामान्य लोगों के लिए ज्यादा हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि प्रारंभ समय में जब प्रारंभ हमें इन लोगों का देखने को मिलता है, तो जो ब्राह्मण वर्ग हमें देखने को मिलता है बंगाल का जो ब्राह्मण वर्ग होता था उसको जो है वो मछली और चावल खाने के लिए जो है वो पूरी तरीके से मनाही थी, वो जो है वो इसका सेवन नहीं कर सकता था। लेकिन आपको बता दूं कि जब यह 13वीं सदी में हमें एक ऐसा वर्णन जो है देखने को मिलता है, एक हमें बंगाली में संस्कृत ग्रंथ जो है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है बृहधर्मा पुराण। बृहधर्मा पुराण जो हमें देखने को मिलता है, बृहधर्मा पुराण जो हमें देखने को मिलता है, इनमें ऐसा वर्णन है कि जो ब्राह्मण वहाँ के यानी कि बंगाल के जो ब्राह्मण है उन्हें कुछ विशेष प्रकार की जो है वो मछलियों का जो है वह सेवन कर सकते हैं, वो वहाँ की मछलियों को जो है वह खा सकते हैं। तो हमें ऐसा वर्णन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिलती है, उनको जो है वो मछली खाने की जो है वो अनुमति दी गई थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। एक चित्र जो है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि यह जो है वह एक हमें बौद्ध कहते हैं कि एक बौद्ध स्तूप है। वहां पे आप देखेंगे उनकी दीवारों पे जो है हमें इस प्रकार के जो है वह चित्र देखने को मिलते हैं जिसमें एक महिला जो है वो मछली को जो है वो अपने कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक रखने वाले पात्र में जो है वो उसको भर करके जो है वह मार्केट ले जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बाजार ले जाकर जो है वो बेचते हुए दिखाई जा रही है, उसको साफ करते हुए दिखाई जा रही है। इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो अंकन है हमें मछलियों के बारे में जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात रही हमारे इस सेशन के बारे में जो हमने समझा। अब हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या उपयोगी शब्दों का जो है वो प्रयोग किया, तो हम उस पर जो है वह समझने का जो है जो प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें शब्द देखने को मिला यानी उपयोगी शब्द, उपयोगी शब्द। तो हम सबसे पहले उपयोगी शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो हमें उपयोगी शब्द इसमें हमें देखने को मिला, उसमें से पहला हमें जो शब्द देखने को मिला है वह था हमारा कह सकते हैं कि शास्त्रीय। तो हम शास्त्रीय के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे। शास्त्रीय के बारे में हम चर्चा करेंगे। शास्त्रीय जो हमें शब्द देखने को मिलता है इसके बारे में हमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं कि शास्त्रीय शब्द से हमारा ऐसा तात्पर्य है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं धार्मिक कथाओं को करने वाले, धार्मिक पुराणों को कहने वाले, तो आप देखें उनको जो है वो शास्त्रीय कहा जाता था कि शास्त्रीय जो है धार्मिक जो है वो उनका एक प्रतिरूप जो है वह समझा जाता था। तो शास्त्रीय जो होते थे वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि ये राजघराना होते थे जो कि कलाओं के बारे में जो है वो विद्या देते थे, कैसे शास्त्रीय संगीत के बारे में जो है वो सिखाते थे। तो शास्त्रीय से हमारा सीधा आशय यह होता था कि एक हमें धार्मिक संप्रभुता जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे जो महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द के बारे में, तो यह हमें देखने को मिलता है लघु चित्र। लघु चित्र, लघु चित्र के बारे में मैंने आपको बताया कि लघु चित्र से हमारा ये आशय है जो कि छोटे आकार में जो है बनाया जाता था, यानी कि छोटे जगहों पर जो है बनाया जाता था। यह बनाने में आप देखेंगे कि पांडुलिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी कि पांडुलिपि के ऊपर जो है वो लघु चित्रों का जो है अंकन किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो है वो कागज पे भी बनाया जाता था, यानी कि कागज पर भी इसको बना दिया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे कपड़ों पर भी इनका जो है वो निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लघु चित्र का जो है वर्णन देखने को मिलता है वह इन प्रकार से जो है वह देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमें चौथा उपयोगी शब्द देखने को मिलता है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमें चौथा उपयोगी शब्द, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमें तीसरा उपयोगी शब्द देखने को मिलता है वह पीर।
पीर के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बताया पहले ही कि पीर जो है वो उनके बारे में क्या क्या बातें देखने को मिलती है। तो आपको बता दो कि जो बंगाल के स्थानीय लोग थे उसमें उनमें जो उनका नेता था, नेता को जो है वो कह सकते हैं कि यह लोग जो है वो आदर और सम्मान से जो है वह कह सकते हैं पीर कह करके जो है वो बुलाते थे, यानी कि पीर कह करके संबोधित करते थे और उन्हें कह सकते हैं कि अपना जो है वह उत्तराधिकारी या कह सकते हैं अपना जो है वो भगवान के रूप में एक भगवान का प्रतिबिंब जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि यह उनको इस प्रकार से संबोधित किया करते थे। तो हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, यानी कि चौथा पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है बोली। बोली बोली कह सकते हैं कि भाषा। आपको बता दूं कि बोली का शाब्दिक जो हमें अर्थ देखने को मिलता है वह यह है कि बोली यानी कि जैसा कि मैं आप सभी के सामने जो है वो अपने मुखार बिंदु से जो है वो कुछ बोल रहा हूं और आपको जो है वो सारी चीजें जो है सुनाई दे रही है और आपको ये समझ में आ रही है, तो ये जो हमें हमारे आपसे कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वह कह सकते हैं उसको जो है वो बोली कहा जा सकता है। और जो मैं अपने हाथों को हिला करके आपको बता रहा हूँ तो ये हमारी भाव भंगिमा जो है वो प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से एक तरीके का जो हमें बोली और भाषा के बीच में जो है वो संवाद भी देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे एक दूसरे से संवाद करने को जो है जो हम शैली का प्रयोग करते हैं उसको जो है वो बोली शैली के रूप में जो है वह जाना जाता था। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था, यानी कि आज का जो हमारा अध्याय था वो पूर्ण रूप से जो है वह संपन्न हुआ। हमने आज का जो है वह सेशन जो आठवां सॉरी आप कीजिएगा जो 9वां अध्याय था हमारा कह सकते हैं क्षेत्रीय संस्कृति के का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ था, तो हमने उसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से जो है चर्चा कर ली। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो जो इस क्लास से रिलेटेड हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जो है वह जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप उसको भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपसे मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद।